केमिस्ट्री का पेपर हुआ था और स्कूल व्याख्या था केमिस्ट्री में। जो 10% आईसीटी पेडागोजी के हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन होगा और कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रश्न आए। पहला प्रश्न 141 नंबर पे जो प्रश्न है अ, वो आया है टीपीसी के मॉडल। और मैंने बहुत बार, मतलब आप जिन बच्चों ने भी क्लास ली उन बच्चों को पता है, मैंने इस मॉडल के बारे में कहा था कि यदि एकीकरण के ऊपर आपको कुछ भी पढ़ना है, मतलब कुछ भी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि सर सिर्फ एक चीज पढ़नी है, तो मैंने कहा था इसको जरूर पढ़ के जाना। शिक्षण प्रक्रिया के आईसीटी एकीकरण हेतु टीपीएससी के रूपरेखा के संघटक कौन से हैं, और ये मैंने बताया है सी के, पी के, टी के, कंटेंट नॉलेज, पेडागोलॉजिकल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, यानी विषय वस्तु का ज्ञान, पेडालॉजिकल मतलब कि विधि का ज्ञान, और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी ज्ञान। ये तीनों मैंने डिटेल से बताएं, तो आंसर क्या हो जाएगा एबीसी। और ये 174 के पेज पे कंप्लीट डिटेल में समझाया हुआ है, आप देख लेना। बहुत कम किताबों में मिलेगा, अपनी किताब में डिटेल से डाला हुआ है, आप देख लेना। मतलब कोई 1-2% रेयर चांस बाहर गए हैं, बाकी अपनी किताब से बाहर नहीं गए। अगला प्रश्न है संप्रेषण परिस्थितियों की दृष्टि से संप्रेषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं। थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी, लेकिन समझना था परिस्थितियों की दृष्टि से संप्रेषण के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार। तो द्विव्यक्तिक होता है, अंतर्व्यक्तिक होता है, लघु समूह होता है और जन संप्रेषण होता है। टोटल 4 प्रकार होते हैं। और ये मैंने जो किताब में डिटेल डाली है वो अंतःक्रिया के आधार पर डाली है, लेकिन समझ में आ जाएगा कि अंतःक्रिया के प्रकार की बात कर रहा है। स्वाभाविक और यांत्रिक संप्रेषण, संप्रेषण का कोई वैसे प्रकार नहीं होता। तो इसमें 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकारों के नाम दे रखे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। ये अपनी किताब में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 122 के ऊपर ये प्रकार मैंने डाल रखे हैं। तो 4 प्रकार होते हैं, इसमें से 3 का नाम डाल रखा है। ओके, कौन सा सिद्धांत शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के लिए मार्गदर्शक है। यदि आप नहीं भी पढ़ के गए तो भी आंसर सही हो जाएगा। चयन का सिद्धांत होता है, सही सिलेक्टिव सामग्री, उचित प्रेजेंटेशन, शैक्षिक प्रबंधन, कैसे उनका प्रयोग करें ताकि अधिगम प्रबंधन पूरा बना रहे। शारीरिक नियंत्रण कहीं भी शिक्षण सहायक सामग्री के सिद्धांत में नहीं आता। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाएंगे। तो सीधा आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये सिद्धांतों के अंतर्गत वर्णन कर रखा है, यद्यपि शारीरिक नियंत्रण का कहीं नाम नहीं मिलेगा, लेकिन इनका उल्लेख कर रखा है 149 के पेज के ऊपर मैंने, कि उचित शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के समय किन चीजों की ध्यान रखना चाहिए। तो ये दे रखा है मैंने। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सब ने कर दिया होगा। टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में प्रसंस्करण में मदद करने वाले उपकरण मैंने वर्णन कर रखा है आईसीटी वाले टॉपिक में। अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग होता है, ये भी कर रखा है। सर्वर और यूटिलिटीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी मैंने लिख रखा है कि सर्वर और यूटिलिटीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। आप देखना पेज नंबर, ये है 144 नंबर प्रश्न, 185 और 184 के पृष्ठ पे देखना आप। 184 पे और 185 पे आप देखना, इस सब का उल्लेख मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर गेम्स भी शामिल है, एकदम सही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, सर्वर और यूटिलिटीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते, क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। 184 185 के पृष्ठ पे आपको मिल जाएगा बुक में। कौन सा सहकारी अधिगम का साइकोलॉजिकल लाभ नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग में समझ में आ जाए साइकोलॉजिकल लाभ क्या होगा। समायोजित समायोजन सामाजिक प्राणी बनाने में सहायक है, ठीक है। कमजोर विद्यार्थियों को उनके बेहतर प्रदर्शन में सहायक है। विद्यार्थियों को उनके अधिगम में तो जिम्मेदार बनाता है। विद्यार्थियों के परीक्षण दुश्चिंता कम करता है। तो एंजाइटी जो होता है वो किस में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल में आएगा। और आप देखना 5वां पॉइंट जो मैंने लाभ में लिखा रखे हैं उसमें ये लिखा रखा है कि ये आपका कोऑपरेटिव लर्निंग जो होता है वो तनाव को दूर करता है, एंजाइटी को कम करता है। तो इसमें साइकोलॉजिकल लाभ क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 147 के प्रश्न पे 5 नंबर का बिंदु मैंने लिख रखा है इसके लाभ में। ये एंजाइटी वाला, तनाव वाला है। ये तो नहीं भी पढ़ के जाता तो भी आंसर सही हो जाता आपका। रॉबसलियर द्वारा प्रतिपादित प्रौद्योगिकी एकीकरण योजना प्रारूप के चरणों का उल्लेख कीजिए। जब मैंने इस प्रश्न को पढ़ा, सुबह मेरे पास पेपर भेजा एक बच्चे ने, तो मुझे लगा कि ये प्रश्न अपनी किताब से नहीं आया। फिर मैंने जैसे टॉपिक निकाला तो इसमें देखा मैंने 175 के पेज पे जो चौथा मॉडल है वो सेम यही है। चौथा मॉडल मैंने डाल रखा है वो टीआईपी मॉडल। इसमें पूरा वर्गीकरण कर रखा है, सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रखा है। आप ये देखना, इसमें ऑप्शन मिलेंगे सेम टू सेम आपको, ऐसे कैसे। पहला सापेक्ष लाभ का निर्धारण, डिटरमाइन रिलेटिव एडवांटेज। तीसरा है उद्देश्यों का मूल्यांकन और निर्णय। सेकंड है प्रारूप एकीकरण रणनीतियां। फिर 5वां है शैक्षणिक वातावरण तैयार करना और लास्ट में है मूल्यांकन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन एज इट इज मिलेगा 175 के पेज पे, टीआईपी मॉडल, ठीक है।
एमडी रोबलेट ने 2006 में दिया था, किताब में इसका पूरा उल्लेख कर रखा है। इसके 5 चरण होते हैं, सेम टू सेम मिल जाएगा, बाकी कहीं मिले नहीं मिले अपनी किताब में जरूर मिलेगा आपको। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न सही होते हैं, मतलब आप डिफरेंट हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी को इंटीग्रेटेड करते समय किन बातों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता? पैरामीटर्स। ठीक है, ये पैरामीटर्स होते हैं, टोटल 4 पैरामीटर होते हैं। और मैंने 174 के पेज पे एक टेबल बना रखी है, उस टेबल में आप देखना प्रौद्योगिकी एकीकरण के घटक, उसके 3 प्रमुख आधार, 3 मैंने सूचकों का उल्लेख कर रखा है, एक चौथा जो है वो कैसे मानो मिस हो गया। शिक्षण अधिगम की विधि एक कारक होता है, विषय वस्तु की प्रकृति दूसरा कारक होता है, संदर्भ विश्लेषण तीसरा कारक होता है, और आईसीटी उपकरण या टूल से चौथा कारक होता है। टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं, 3 का मैंने उल्लेख कर रखा है। ये 3 भी आपने पढ़े हैं तो आपके सही हो गए होंगे। 174 के पेज पे ये मैंने डाल रखा है, आप देखना। तो ये 4 होते हैं, और इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, ए सी ई और एफ। पहला ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, ए सी एफ। ठीक है, ये 174 के पेज में 3 का तो उल्लेख कर रखा है, देखो 4 का उल्लेख नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूं। पैरामीटर्स में 3 का उल्लेख मैंने कर रखा है, चौथे का उल्लेख नहीं हुआ, जो भी गलतियां रही हैं। बट ये मतलब कर सकते थे आप, यदि 3 का भी पता होता आपको। 148 नंबर का प्रश्न है, गैर निर्देशात्मक प्रतिमान की विशेषताओं के बारे में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, विद्यार्थियों की समस्याओं का जवाब केवल बौद्धिक आधार पर देना उन भावनाओं के व्यक्ति में बाधा डालता है जो विकास से जुड़ी समस्याओं के मूल में होती हैं। गैर निर्देशात्मक शिक्षण प्रतिमान जो व्यक्तिगत विकास प्रतिमान में आता है, जो कार्ल रोजर्स ने दिया था, उसने इसके 4 सिद्धांत बताए, और इन चारों सिद्धांतों में जो चौथा सिद्धांत है लिख रखा है मैंने किताब में, उसमें लिख रखा है केवल बौद्धिक आधार पर व्याख्या करना इसका सही नहीं है। तो एकदम सही बात है, चौथे सिद्धांत में उल्लेख कर रखा है मैंने। दूसरा है, व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि का परीक्षण उन क्रियाओं की उपस्थिति से है जो कि विद्यार्थियों को नए लक्ष्यों की ओर उत्साहित करती है। मैंने इसकी जो संरचना बताई है, उस संरचना में जो दूसरा सोपान है उसमें लिख रखा है अंतर्दृष्टि वाला सोपान, और उसमें इस चीज को क्लियर किया है कि अंतर्दृष्टि जो है वो आपको नए लक्ष्यों की ओर लेके जाती है, ठीक है, ना कि हतोत्साहित करती है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। पहला क्या हो गया? सही हो गया। दोनों अपनी किताब में डाल रखे हैं। तो कथन फर्स्ट जो है वो सही है, और कथन सेकंड जो है वो गलत है। ठीक है, ये 148 नंबर का प्रश्न है ना। 138 और 139 के पेज पे आपको मिल जाएगा ना। गैर निर्देशात्मक शिक्षण प्रतिमान पढ़ लेना। इसमें दूसरी संरचना में अंतर्दृष्टि वाला दे रखा है, और सिद्धांतों में ये बौद्धिक आधार वाला दे रखा है, चौथा सिद्धांत मिल जाएगा आपको। कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं है किताब में मैंने, और कोई बहुत बड़ी किताब भी नहीं है, सबसे छोटी किताब थी इस बार तो। 149 नंबर का प्रश्न है, एसिक्रोनस ई लर्निंग का तरीका नहीं है। एसिक्रोनस क्या होता है? जो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। जैसे ये वीडियो रिकॉर्डेड आएगा आपके सामने, ब्लॉग करना है, एसएमएस करना है, मेल करना है, ठीक है, ये सब क्या होता है? एसिक्रोनस होता है। तो चैट सेशन, डिस्कशन बोर्ड, ब्लॉग्स, विकीज, चैट सेशन जो होता है वो क्या होता है? वो लाइव होता है। तो चैट अपन किसी से कर रहे हैं वो लाइव होता है, तो वो सिक्रोनेस में आता है। तो ए ऑप्शन गलत है। ये कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में 122 के पेज पे पूरी डिटेल्ड वर्णन कर रखा है मैंने, सिक्रोनेस में क्या आएगा, सिक्रोनेस में क्या आएगा। तो 122 के पेज पे देखना, पूरे एक एक वर्ड लिख रखे हैं मैंने, कौन सा किस में आएगा। एक अभिकथन दिया गया जिसके बाद कारण दिया गया, नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आसुबेल के अनुसार व्याख्यात्मक शिक्षण के दौरान अधिगमकर्ता का मस्तिष्क एक्टिव होता है। ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एक ऐसा प्रतिमान है जिसपे हर पेपर में प्रश्न आ रहा है, हर पेपर में प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो इस 134 को के पृष्ठ पे आप पढ़ना पूरा का पूरा। आपको बार बार ये पेज नंबर इसलिए बताता हूं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि सर की किताब पढ़ रहे हैं, मतलब ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। आसुबेल के अनुसार व्याख्यात्मक शिक्षण के दौरान अधिगमकर्ता का मस्तिष्क एक्टिव होता है, मतलब ये पहला आदमी था जिसने कहा कि व्याख्यान विधियां निष्क्रिय नहीं बनाती, व्याख्यान विधियां बच्चों को एक्टिव बनाती हैं, बस उनका प्रेजेंटेशन प्रभावी होना चाहिए। तो ये मैंने 134 के पृष्ठ पे इसके जो प्रमुख विशेषताएं लिख रखी हैं उसमें संभवतः तीसरी विशेषता में ये मैंने लिख रखा है कि ये निष्क्रिय नहीं बनाती, एक्टिव बनाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी संज्ञान संरचना से अधिगम विषय वस्तु को संबंधित करने में शामिल होते हैं, वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ लेते हैं, ऐसा इसलिए होता है। तो इसलिए कथन और कारण दोनों क्या है? सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, और 134 के प्रश्न पे डिटेल से डाल रखा है। तो ये टोटल 10 प्रश्न थे, और 10 में से मुझे नहीं लगता कि जिसने किताब पढ़ी है उसका कोई एक पर्सन हो सकता है जिसको रोबस्पियर वाला याद नहीं है, वो गलत करके आ जाए, बाकी सब ने सही कर दिए होंगे। तो ये केमिस्ट्री का पेपर था। जिनका अच्छा हुआ है उनको शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है वो दोबारा से लग जाएं, क्योंकि एक वैकेंसी और आएगी, और साइंस की पोस्टें अब आने वाली भर्तियों में अच्छी आएंगी, क्योंकि
लगभग नई स्कूलें हो रही हैं उनमें साइंस ज्यादा आ रहा है। थैंक यू।